हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हम बात कर रहे हैं कि किसी भी क्रॉप को अगर हम ग्रो करवा रहे हैं तो उसकी क्या क्या स्टेप्स होते हैं और क्या क्या चीजें हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था यहाँ पर डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि किसी भी फसल का उत्पादन करने के लिए कौन कौन से चरण यहाँ पे शामिल होते हैं। स्टेप वाइज हम यहाँ पर देख रहे थे। तो अभी तक आपने जो चीजें पढ़ी हैं वो कौन कौन से स्टेप्स आपने देखे हैं। चलिए, ये आपके स्टेप्स आते हैं जिसमें से आपने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यहाँ पर देख ली है, आपने बुआई यहाँ पर देख ली है। हम बात कर रहे थे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स की। यहाँ पर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को ऐड जब किया जाता है, क्यों हम ऐड कर रहे हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो यहीं से आगे आज हम बात करेंगे। इससे पहले के जो टॉपिक है इजी है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या है, जो हल है वो खेतों में लगाए जाते हैं जिससे कि जो मिट्टी है वो लूज यहाँ पर हो सके। ठीक है, क्यों हो सके, मिट्टी लूज होगी तो क्या होगा, अपने का जो बीज है, जब बीज को बोया जाएगा तो बीज का जब अंकुरण होता है तो वो पानी का एब्जॉर्प्शन और जो न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स है उनका एब्जॉर्प्शन आसानी से कर सकता है। ठीक है, तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, जो मिट्टी लूज होगी तो उतनी अच्छे से यहाँ पे जो ह्यूमस है वो भी ऐड होगी और जो कि मिट्टी की उर्वरकता या उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा कृषि यंत्र में आपने पढ़ा है यहाँ पे प्लग यानी कि हल के बारे में, और आपने पढ़ा है हो यानी कुदाल के बारे में, कल्टीवेटर के बारे में। ठीक है, ये सारे जो भी हम यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स पढ़ रहे हैं इसके डायग्राम भी बनाने हैं आपको, ये आपको होमवर्क में दिया गया है। नेक्स्ट हमने बुआई के बारे में बात की है और इसमें हमने कहा कि क्या क्या प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, बीज की गुणवत्ता को कैसे चेक किया जाता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। आगे बढ़ते आगे हमने ट्रेडिशनल टूल में पढ़ा है यहाँ पर, जिसमें हमने सीड ड्रिल्स की बात की है, कुदाल, फावड़ा, दराती, इन सभी चीजों के बारे में हमने बात की है। ठीक है, आगे आते हैं खाद और उर्वरक पे। तो खाद और उर्वरक में आपने डिफरेंस भी पढ़ लिया है। ठीक है, आपने डिफरेंस भी पढ़ लिया है कि क्या डिफरेंस यहाँ पर होता है। तो ध्यान रखिए, हमने कहा खाद का जो एक बार डिफरेंस हम और यहाँ पर फिर से अच्छे से समझ लेते हैं। आपने कहा फर्टिलाइजर जिन्हें हम उर्वरक कहते हैं और मैन्योर जिन्हें हम खाद कहते हैं। फर्टिलाइजर्स इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक नहीं होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक नहीं होते हैं। जबकि मैन्योर जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर से बनते हैं। ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जैसे ह्यूमन वेस्ट हो गया है, काव डंग हो गया है, फार्म वेस्ट हो गया, जैसे कि जो मल होता है, जो भी यहाँ पर हमने कहा जो गाय का जैसे गोबर है, काव डंग जिसे हम कह रहे हैं। हमने कहा जो फार्म वेस्ट होता है यहाँ पर, यानी कि जो जो भी फार्म वेस्ट का मतलब है कि जैसे फार्मिंग हो रही है। ठीक है, अब आपने कहा कि जैसे वहां पर क्या होती है, घास होती है, पत्ते होते हैं, छोटे छोटे जैसे सूखी लकड़ियां जो होती हैं। तो आपने कहा कि प्लांट का जो वेस्ट है, प्लांट का वेस्ट क्या होगा, उनके पत्ते होंगे, जो सूखे हुए पत्ते होते हैं। ठीक है, आपने कहा जैसे कि जो बचा हुआ खाना होता है, या आपने कहा किसी की डेड बॉडी, सभी क्या है, जैविक चीजें हैं। ठीक है, अब हम इसे क्या कह देते हैं, आपने कहा कि किस कोई डेड बॉडी है, या आपने कहा बचा हुआ खाना है, फल सब्जियों के छिलके हैं, या काव डंग है, या आपने कहा कि यहाँ पर जो पेड़ है, पेड़ की पत्तियां हैं या लकड़ियां हैं, ये सभी क्या है, आपने कहा हम इसे जैविक कचरे का नाम देते हैं। और ये जो जैविक कचरा है ये नेचुरली स्वाभाविक रूप से या प्राकृतिक रूप से क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, इसका निपटन हो जाता है। जैसे आपने बहुत ऐड देखे होंगे जिसमें आपने देखा होगा कि जो गीला कचरा और सूखे कचरे की बात होती है, कहा जाता है गीले कचरे को और सूखे कचरे को अलग अलग डब्बे में डालना है। तो आपके पास डब्बे आते हैं जैसे कि ग्रीन एंड रेड आ गया है, तो ग्रीन में हम क्या करते हैं, जो गीला कचरा होता है। गीले कचरे का मतलब है कि वो कचरा जो जैविक चीजों से निकलता है। जैविक चीजों का मतलब है जैसे कि प्लांट से जो गीला कचरा है उसमें क्या शामिल होता है, बचा हुआ खाना, फल सब्जी के छिलके, फ्रूट्स जो बचे हुए होते हैं, ये सभी चीजें शामिल होती हैं। ठीक है, अगर हम रेड बॉक्स की बात करें तो उसमें क्या होता है, सूखा कचरा। सूखा कचरा का मतलब होता है वो कचरा जो स्वाभाविक रूप से जिसका निपटन नहीं होगा, जैसे कि प्लास्टिक हो गया है, जैसे कि हमने कहा कांच हो गया है। ठीक है, ऐसी चीजें कि जो खुद ब खुद, जैसे कि आपने कहा कि कहीं पे आपने कोई प्लास्टिक रखा है, आप देखेंगे कुछ सालों बाद वो प्लास्टिक वैसा का वैसा ही रहेगा, वो नेचुरली डिकम्पोज नहीं होगा।
अगर आपने कहीं भी क्या किया है, जो फल सब्जी हैं या जो पत्तियां हैं आपने एक जगह पे इकट्ठा कर दिया, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि वहां पर आपको वो जो फल सब्जियों के छिलके हैं या वो पत्तियां हैं या सूखी लकड़ी है या किसी की डेड बॉडी है वो आपको नहीं मिलेगी, वहां पे मिट्टी का ढेर आपको मिलेगा, आपको वहां पर ये चीजें नहीं मिलती। इसका मतलब नेचुरली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, कुछ कृमि होते हैं, जो कि क्या करते हैं उस कचरे को अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, और जब वो उसको भोजन के रूप में खाते हैं तो वो उसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे हम मिट्टी का रूप दे देते हैं, जिसे हम खाद का रूप दे देते हैं। अब हमने कहा कि सबसे पहले तो हमें यहाँ अलग से कुछ लेके नहीं आना पड़ रहा है, यानी कि जो वेस्ट है हम वेस्ट को ही यूजफुल चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। वेस्ट ही तो हुआ, जैसे काव डंग है, ठीक है, जैसे बचा हुआ खाना जो होता है। अब बचा हुआ खाना आप सोचेंगे कि इतना क्या ही खाना बचेगा फल सब्जियों के छिलके, लेकिन अगर आप देखेंगे जैसे शादी पार्टी है, वहां पर खाना बन रहा है, वहां पर सब्जियां बन रही है, उसके छिलके जो होते हैं या बचा हुआ जो खाना होता है बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, आपने एक जगह पे उसे डाल दिया है। अब वो जो फल सब्जियों के छिलके हैं वो क्या हो जाएंगे, खाद में परिवर्तित हो जाएंगे। तो हमने एक तो क्या किया है, अपने इन्वायरमेंट को क्लीन किया है, ठीक है। हमारा जो इन्वायरमेंट है, अगर आपने देखा जैसे खुले में अगर डाल देते तो स्मेल आती है, यहाँ पर चीजों के सड़ने की स्मेल आती है। आपने कहा कि गड्ढा किया आपने और उस गड्ढे में चीजें डाल दी, उसे मिट्टी से दबा दिया, उससे क्या होगा कि एक तो स्मेल नहीं आएगी, दूसरा वहां पे खाद बन जाएगी। हमने कहा एक तो हम इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहे हैं, दूसरा हम क्या कर रहे हैं, वो जो वेस्ट है उसे रिसाइकल कर रहे हैं। जो चीजें आप यूज कर चुके हैं उसका आप रीयूज कर रहे हैं, और रीयूज करके आप क्या कर रहे हैं, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, मिट्टी की जो यहाँ पे उपजाऊ क्षमता है उसे आप एनहांस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे एक साथ दो दो काम हो रहे हैं। जबकि अगर हम फर्टिलाइजर्स की बात करें, क्योंकि इनऑर्गेनिक सॉल्ट से बनता है, क्योंकि केमिकल से बनता है, तो आपको केमिकल्स यहाँ पर क्या करने, पहले केमिकल्स आप बनाने पड़ते हैं, ठीक है। उन केमिकल्स का यूज करके आप क्या करते हैं, जो फैक्ट्री है वहां पर आपको क्या करने पड़ते हैं, जो फर्टिलाइजर्स है वो बनाने पड़ते हैं। जबकि मेन्योर में आपको कुछ नहीं करना है, आपने चीजें इकट्ठा करनी है एक साथ, और वो खुद ब खुद वो जो खाद है वो बन जाती है। अगर बहुत लार्ज स्केल पे खाद बनानी होती है तो क्या करते हैं कि जो जैविक कचरा होता है उसमें कुछ कृमि डाल देते हैं। जैसे काफी बड़ा गड्ढा किया, उसमें काफी सारा जो कचरा है, जैविक कचरा ध्यान रखेंगे, वो डाला है, कुछ कृमि उसमें डाल दिए हैं। अब कृमि क्या करेंगे, जल्दी खाद को बना देंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो प्रोसेस है वो जल्दी हो जाएगी। तो बस इतना ही हम करते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं कि अलग से हमें कुछ करना पड़ रहा है। दूसरा हमने कहा जो फर्टिलाइजर्स है वो फैक्ट्री में बनते हैं, ये हमने बात कर ली है। मैन्योर फार्म में बनते हैं, या कहीं भी आपने क्या किया है कि गड्ढा कर लिया है वहां पर आप मैन्योर बना सकते हैं। या हमने कहा जो काव डंग है वो क्या है, रेडीमेड खाद हमारे पास होती है। आपने अपने घरों में देखा होगा कि आप क्या करते हैं, काव के गोबर को स्टोर कर देते हैं एक जगह पे। अब आप क्या करेंगे, उसे जैसे वो स्टोर हो जाता है, काफी टाइम हो जाता है, क्योंकि जब आप स्टोर कर लेते हैं कुछ टाइम बाद उसमें केंचुए आपने देखे होंगे, केंचुए खुद ब खुद हो जाते हैं। तो केंचुए जो होते हैं उसे क्या करते हैं, और बारीक कर देते हैं। जब कावडंग बहुत बारीक हो जाता है एकदम, आपने देखा होगा कि जैसे मिट्टी जैसा हो जाता है, तब आप जब खेतों में उसे डालते तो और ज्यादा उपजाऊ होता है, और ज्यादा उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं या उसमें ह्यूमस जो है वो वहाँ पे ऐड हो जाती है, ठीक है। हमने कहा जो फर्टिलाइजर्स हैं उन्हें हम बहुत कम मात्रा में डालते हैं, क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में डालने पे बहुत ज्यादा उत्पादन देते हैं। जबकि मैन्योर को हमें ज्यादा मात्रा में डालने की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें जो पोषक तत्व हैं उनकी जो मात्रा है वो फर्टिलाइजर्स की तुलना में कम होती है। आपने कहा कि जो फर्टिलाइजर्स है वो ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं सॉइल को। अब ह्यूमस का काम क्या होता है, एक बार देखिए। जब आप मिट्टी को पढ़ेंगे या आपने छोटी क्लासेस में मिट्टी को पढ़ा होगा, तो हमने कहा कि मिट्टी 3 प्रकार की होती है, नाम आप खुद लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, मिट्टी जो है, एक मिट्टी ये है, एक मिट्टी ये क्या है, जो हम बना रहे हैं मिट्टी के पार्टिकल्स हैं। एक मिट्टी ये है, ठीक है, एक मिट्टी ये है, एक मिट्टी ये है। सबसे पहले तो आपने छोटी क्लासेस में मिट्टी देखी होगी, तो आपने कहा मिट्टी जो बनी होती है किन किन चीजों से बनी होती है, जैसे कि आपने कहा सैंडी सॉइल आपने कहा था, आपने क्ले सॉइल यहाँ पे कहा था, ठीक है। आपने सिल्ट यहाँ पर पढ़ा है, तो आपने अलग अलग सॉइल पढ़ी है। सबसे पहले क्वेश्चन ये है, नेम ऑफ सॉइल, इस सॉइल का नाम क्या है, इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है।
हमने कहा कुछ ऐसी मिट्टी होती है जिसके पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। क्या होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, या इसे हम क्या कहते हैं, जल धारण क्षमता कहते हैं, या इसे कहेंगे जल धारण क्षमता। वाटर क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या जल धारण क्षमता, ये जो शब्द है इससे आपको पता चल रहा होगा कि जो मिट्टी है उसमें जो पानी है वो कितनी देर तक रहता है, उसे हम क्या कहेंगे, जल धारण क्षमता कहेंगे। ठीक है, अब इस मिट्टी में अगर पानी डाला तो ये तो पानी एकदम से क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, बहुत जल्दी नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, और पार्टिकल्स के बीच में गैप है तो पानी एकदम से तुरंत निकल जाता है। रेत देखिए आपने, रेत में ऐसा ही होता है, आपने पानी डाला और रेत से एकदम से जो पानी है वो निकल जाता है। दूसरे टाइप की जो सॉइल आती है उसमें जब पानी डाला जाता है तो उसमें जो पानी है वो पानी निकलने में टाइम लगाता है प्रकार। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो कम है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पानी को निकलने में टाइम लगाएगा। अब आप इस मिट्टी में जब पानी डालते हैं तो पानी इससे निकल ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स इतने ज्यादा आपस में जुड़े हुए हैं, पानी बहुत मुश्किल से यहाँ पे क्या होगा, पानी बाहर निकल पाएगा। मैक्सिमम जो पानी है वो बीच में ही ट्रैप हो जाता है, बीच में ही अटका रहता है, जैसे चिकनी मिट्टी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तीनों टाइप की मिट्टी में अगर आप जल धारण क्षमता देखेंगे तो अगर मैं कहूँ कि इस मिट्टी की जल धारण क्षमता कितनी है, बहुत कम है। इस मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है वो आपने कहा कैसी है, मीडियम है। ठीक है, मतलब ठीक है, मॉडरेट कहेंगे या मीडियम कहेंगे, या आपने बोला कि ये क्या है, ठीक है, सूटेबल है, हम सूटेबल, एज फॉर सूटेबल है, यानी कि किसी भी फसल को उगाने के लिए सूटेबल है। ठीक है, अगर हम इसकी जल धारण क्षमता की बात करेंगे, इसकी जल धारण क्षमता बहुत अधिक है। हमने कहा किसी भी फसल को उगाने के लिए मिट्टी की जल धारण क्षमता ना तो बहुत कम होनी चाहिए ना बहुत ज्यादा होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि पानी रुक ही नहीं रहा है, पानी रुकेगा ही नहीं तो जो प्लांट है वो एब्जॉर्ब कैसे करेंगे, प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो आपने कहा प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। आपने कहा पानी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर पानी निकल ही नहीं रहा है, क्योंकि अगर चौबीसों घंटे मिट्टी में पानी है तो आपने कहा जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो पौधे को सड़ा देगा। होता है कि अगर ज्यादा पानी दिया जाता है तो पौधे सड़ जाते हैं, हमने यही तो कहा था जब हम किसी भी चीज को पढ़ते तो हमने कहा चाहे मनुष्य की बात है चाहे पादपों की बात है, हमें जो पोषक तत्व हैं या हमें जो फूड है वो एक बैलेंस वे में लेना चाहिए। ऐसे ही कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, बहुत कम नहीं खाना चाहिए, हमें बैलेंस वे में खाना खाना चाहिए। क्योंकि ज्यादा भी खाएंगे तो आपने कहा अपच हो जाएगी, ओबेसिटी हो जाएगी, कम खाएंगे तो आपने कहा क्या हो जाएगा, कुपोषण के शिकार हो जाएंगे, डिफरेंट आपको जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ती है। तो वही सेम प्लांट्स में भी है कि बहुत कम पानी भी नहीं चाहिए लेकिन इतना भी पानी नहीं चाहिए कि चौबीसों घंटे जो पेड़ की जड़ें हैं उसमें पानी ही है। आपने कहा इससे क्या होता है, जो पेड़ की जड़ें वो सड़ने लगती हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, सूटेबल नहीं है किसके लिए, जो क्रॉप है उसको यहाँ पे ग्रो करने के लिए। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, जब ऐसी सॉइल में खाद डाली जाती है तो खाद क्या करते हैं, ह्यूमस ऐड कर देती है। ठीक है, खाद क्या करेगी, जो ह्यूमस है ह्यूमस ऐड कर देती है। जैसे यहाँ पे ह्यूमस ऐड हो गई, यहाँ पे ह्यूमस ऐड हो गई, ये ह्यूमस ऐड हो गई। इससे क्या होगा, ह्यूमस ने इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसे कर दी है, थोड़ा इंक्रीज कर दी है, यहाँ पे इंक्रीज कर दी है। कैसे? क्योंकि जैसे पानी ट्रैवल कर रहा था तो बीच में ह्यूमस आ गई है, अब ह्यूमस की वजह से पानी तुरंत नहीं निकल रहा है, थोड़ा क्या होगा वहां पे होल्ड हो जाएगा। फिर आपने कहा इसी प्रकार से जो इस मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है, क्योंकि बहुत कम थी अब बढ़ गई है। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पर क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ी है तो आप किसी फसल को उगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर आप ह्यूमस ऐड भी कर देते हैं तो ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ह्यूमस ऐड करते हैं तो आपने कहा कि वो और भी बेनिफिट्स देते हैं। अगर यहाँ पर हमने ह्यूमस ऐड की है तो यहाँ पर क्या होता है, आपने कहा क्योंकि मिट्टी के पार्टिकल्स इतने पास हैं कि वो एक दूसरे से चिपक गए हैं और पानी वहां पे रुक गया है। अब ह्यूमस में आपने कहा जब ह्यूमस से जाएगा पानी तो ह्यूमस क्या करेगा, कंपैरेटिवली पानी को जल्दी पास कर देगा।
ठीक है। अब आप सोचेंगे यहाँ पर तो होल्ड कर रहा है, यहाँ पे पास कैसे करेगा? यहाँ पर जगह खाली थी तो बीच में ह्यूमस आ गया है, तो खाली जगह में पानी बहुत जल्दी जाएगा। बीच में जब ह्यूमस आ गया है तो अब पानी जो है थोड़ा सा होल्ड करके जाएगा, ऐसा होगा। यहाँ पर हमने कहा कि खाली जगह थी ही नहीं, सिर्फ मिट्टी मिट्टी के पार्टिकल्स से मिट्टी के पार्टिकल्स आपस में चिपक गए हैं, ठीक है, तो पानी नहीं जा पा रहा है। बीच में ह्यूमस आ गया है, जब बीच में ह्यूमस आ गया तो मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच में स्थान बन गया है। अब जो पानी है वो थोड़ा सा यहाँ पे पास हो जाएगा, ये इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है इसे क्या कर देगा, कम कर देगा। इसमें भी क्या है, हमने इसीलिए कहा है कि जो ह्यूमस होती है वो क्या करती है, सॉइल प्रोफाइल को इम्प्रूव करती है। सॉइल प्रोफाइल क्या होती है कि मिट्टी के डिफरेंट डिफरेंट जो यहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या करती है, इम्प्रूव करती है। तो इससे क्या हुआ, इससे हमने कहा कि जिस मिट्टी की जल धारण क्षमता बहुत कम थी उसकी जल धारण क्षमता बढ़ाई, जिसकी बहुत ज्यादा थी उसकी घटाई, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा कि जो फर्टिलाइजर्स हैं वो किसी प्रकार से ह्यूमस ऐड नहीं करते हैं मिट्टी में, जबकि जो खाद है वो क्या करते हैं, ह्यूमस ऐड करते हैं। इसके अलावा हमने कहा क्योंकि ये केमिकल से बने हैं, क्योंकि ये क्या है, केमिकल से बने हैं। अब क्या होता है कि अगर हम अधिक मात्रा में केमिकल्स का यूज करें तो क्या होगा, हमने जैसे पौधों पे छिड़काव किया है किसका, फर्टिलाइजर्स का, बारिश आई तो वो जो केमिकल से वो जो फर्टिलाइजर थे वो बह करके किस में गए, मिट्टी में गए। सबसे पहले होता है सॉइल पोल्यूशन, अगर अधिक मात्रा में करें तो, ठीक है। अगर हमने कहा कि सबसे पहले होता है सॉइल पोल्यूशन, कैसे, क्योंकि जो केमिकल्स हैं वो मिट्टी में जुड़ेंगे, मिट्टी में बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बनाए रखने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। अब इन केमिकल से क्या होगा, सबसे पहले वो जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी डेथ होनी शुरू हो जाएगी। ध्यान रखिए ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा भी डालेंगे तो हो जाएगा, अधिक मात्रा में डालते हैं तब की बात है कि आपने बहुत अधिक मात्रा में, आप बहुत लंबे टाइम से फर्टिलाइजर्स बहुत अधिक मात्रा में डाल रहे हैं तब ये कंडीशन आती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि सॉइल पोल्यूशन हो गया, क्योंकि वो जो सूक्ष्म जीव हैं जो हेल्पफुल हैं वो उनकी यहाँ पे डेथ हो रही है। अब क्या होगा, वो जो पानी है, जैसे ज्यादा बारिश होगी तो वो जो पानी है मिट्टी से बह करके कहाँ जाएगा, नदियों में ऐड हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, वहां पे भी केमिकल्स ऐड हो गए हैं, क्या हुआ वहां पे, वाटर पॉल्यूशन हो गया है। जबकि मेन्योर में ऐसा कुछ है ही नहीं, उसमें केमिकल्स नहीं है। आप कितने भी मेन्योर वहां पर ऐड करो तो वहां पर क्या किसी भी प्रकार से जो सॉइल प्रोफाइल है या जो मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव है उन्हें किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। तो हम कह सकते हैं कि जो खाद है वो ज्यादा बेटर है किसके कंपैरिजन में, फर्टिलाइजर्स के कंपैरिजन में। अगर हम यही बात पढ़ ले तो हमने कहा द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। आपने कहा जो ऑर्गेनिक मैन्योर है, जो खाद है, वो फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक से ज्यादा बेटर है। दिस इज बिकॉज इट इनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। क्योंकि जो खाद होती है, जो मैन्योर होता है, वो पानी की जल धारण क्षमता बढ़ाती है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी। आपने कहा क्योंकि यहाँ पर क्या है, मिट्टी के जो पार्टिकल्स बीच में जुड़े हुए थे, अब ह्यूमस आ गई है तो अब गैसेस एक्सचेंज क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ये सारे किसके फंक्शन बताए गए हैं, खाद यानी कि जो आपकी क्या आती है, मेन्योर आता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। ये आपने कहा कि जब आप खाद जोड़ते हैं, जैसे खाद है जो भी आपने कहा कि कोई भी कचरा है, जैसे आपने काउ डंग ऐड किया है, जैसे आपने कहा कि आपने जैसे फल सब्जियों के छिलके हैं या पत्तियां हैं पेड़ की, जब आप ये ऐड करते हैं तो इन्हें खाने के लिए क्या आते हैं, माइक्रोब्स आते हैं। ये माइक्रोब्स क्या होते हैं, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। आपने कहा इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल। ये क्या करेगा, मिट्टी के टेक्सचर को इनहांस करता है, अच्छा करता है, बढ़ाता है। क्लियर है इतना, क्या एडवांटेजेस हैं खाद के, क्या यहाँ पर लाभ होते हैं खाद के। चलिए एक बार आप लोग क्या कर लेंगे, इसे पढ़ लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे जो हमारा टॉपिक आता है, हमने कहा क्या क्या चीजें हो गई हैं। आपने क्या किया है, पहले बीजों को बोया है। जब बीजों को बोए तो बीजों को यहाँ पे अंकुरण होता है, ठीक है। जब बीजों का अंकुरण हुआ तो आपने कहा आप उसमें क्या डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं। अब छोटी छोटी यहाँ पे जो पौधे हैं वो निकलने लग गए हैं। अब यहाँ पर खाद आपने डाल दी है, लेकिन पौधों को क्या चाहिए, पानी भी यहाँ पर चाहिए। पानी चाहिए तो हम उसे क्या कहेंगे, जब आप अपने खेतों में पानी डालते हैं या आप अपने बाग बगीचों में पानी डालते हैं तो क्या कहते हैं, उसे सिंचाई कहते हैं या इरिगेशन कहते हैं। अब हम बात करेंगे इरिगेशन के बारे में। इरिगेशन हमारे पास अलग अलग टाइप से आते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको अलग अलग तरीके से इमेजेस में बताया गया है। आपने कहा जो क्रॉप है, जो फसल है, फसल में जो पानी डालने की जो प्रक्रिया होती है इसे हम इरिगेशन या सिंचाई कहते हैं, ठीक है।
सिंचाई अलग अलग तरीके से हो सकती है, जैसे कि हमने कहा ट्रेडिशनल मेथड आते हैं इरिगेशन के और मॉडर्न मेथड्स आते हैं, जैसे कि स्प्रिंकलर सिस्टम आता है, ड्रिप इरिगेशन यहाँ पर आता है। तो इस प्रकार से हमने कहा कि सिंचाई के जो तरीके हैं, सिंचाई क्या होती है इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सिंचाई क्या होती है ये तो हमें पता है कि सिंपली कि जो फसलों में जो पानी डालना है उसे हम सिंचाई कहते हैं, लेकिन अपने आंसर को प्रॉपर तरीके से अरेंज कर लेंगे। और हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, आपने कहा इरिगेशन मीन्स द वाटरिंग ऑफ लैंड टू मेक इट रेडी फॉर एग्रीकल्चर। आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, इरिगेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारी फसल है, फसल को पानी देना जिससे कि क्या हो, यहाँ पर जो फसल है वो प्रॉपरली उसकी ग्रोथ हो सके। इट इज द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू क्रॉप थ्रू आर्टिफिशियल चैनल्स टू ग्रो देम। आपने कहा कि यहाँ पर हम कृत्रिम रूप से क्या दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। जैसे जैसे अगर हम कहें कि कुछ ऐसी जगह होती हैं, या आपने अपने घरों में देखा होगा कई ऐसे गांव होते हैं जहाँ पर हम सिंचाई के लिए जो बारिश का पानी है उसी पे निर्भर रहते हैं। इसीलिए क्या होता है कि जैसे अगर किसी टाइम पे किसी सीजन में अगर बारिश अच्छे से हुई है, टाइम टू टाइम हुई है, तो वहाँ पर फसल बहुत अच्छी होती है। और अगर किसी वर्ष बारिश नहीं हुई है तो वहाँ पर क्या होता है, फसल अच्छे से नहीं होती है, खराब भी हो सकती है। तो कुछ कुछ एरिया ऐसे होते हैं कि जहाँ पर हम इरिगेशन के लिए कम्प्लीटली जो रेन वाटर है उस पर डिपेंड रहते हैं। कुछ ऐसे एरिया हैं जो प्लेन एरिया होते हैं, वहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आपके घरों में नहरें बनाई जाती हैं, ठीक है, जिससे कि क्या हो, जो सिंचाई है सिंचाई की व्यवस्था की जा सके। कई जगह पे आपने कहा पाइपलाइन जो है इस प्रकार से फिक्स किए जाते हैं, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है कि जिससे सिंचाई की जा सके। तो आपने कहा कि एक तो है कि हम आर्टिफिशियली क्या दे रहे हैं, प्लांट्स को पानी दे रहे हैं। और कई जगह क्या हमने क्या बात की कि नेचुरली क्या होता है, हम सिंचाई के लिए क्या होते हैं, जो बारिश का पानी है उस पर डिपेंड रहते हैं। तो आपने कहा वो नेचुरली सिंचाई हो रही है, हम नहीं कर रहे हैं, वो जो इरिगेशन है वो नेचुरली यहाँ पर हो रहा है। तो हमने क्या बोला, हमने कहा सिंचाई का अर्थ भूमि को कृषि के लिए तैयार करने के लिए पानी देना है, यह उन्हें उगाने के लिए कृत्रिम चैनलों के माध्यम से फसलों को पानी देने की प्रक्रिया होती है। आगे हमने क्या बोला, वाटर इज वाइटल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। हम जानते हैं, छोटी क्लासेस से हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स को अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, भोजन बनाने के लिए पानी चाहिए। फोटोसिंथेसिस के लिए जो पानी है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपने कहा जो फोटोसिंथेसिस होती है उसके लिए 4 चीज़ें हैं, उनमें से एक क्या है, पानी है यहाँ पे, ठीक है। एंड can be no plant or crops if they do not have access to water in some form। आपने कहा कि अगर किसी पौधे को पानी नहीं दिया गया किसी भी रूप में, तो वहाँ पे जो पौधा है वो ग्रो ही नहीं हो सकता है, ये हम अच्छे से जानते हैं यहाँ पे। It is thus crucial to supply water to crop and plants in time as per their need। आपने कहा कि इसीलिए अगर हम किसी फसल को यहाँ पर उगा रहे हैं, हम अगर पौधों को यहाँ पे ग्रो करवा रहे हैं, तो टाइम टू टाइम वहाँ पर उन्हें क्या देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा उनकी नीड के अकॉर्डिंग कि किस प्लांट को कितना पानी चाहिए होता है। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया था, हमने कहा था रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। हमने कहा जब खरीफ क्रॉप की हमने बात की, हमने धान के पौधों की बात की थी, उनके जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है। अगर रबी क्रॉप की बात करेंगे, हमने कहा गेहूं के जो पौधों की वाटर रिक्वायरमेंट है वो धान के पौधों के कंपैरिजन में कम है। तो आपने कहा नीड के अकॉर्डिंग आप पानी देंगे, ठीक है, जिस पौधे की रिक्वायरमेंट जितनी है आप उतना ही पानी उसे प्रोवाइड करवाएंगे। The supply of water to plant come from a various water resources। आपने कहा कि अलग अलग रिसोर्सेस हो सकते हैं जो हमारे सिंचाई के माध्यम बन सकते हैं, जैसे कि वेल्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, लेक है, चैनल्स है, जैसे कुएं हैं या तालाब है यहाँ पर, ठीक है। तो आपने कहा कि ये हमारे क्या हो सकते हैं, जो तरीके हो सकते हैं या जो सोर्स हो सकते हैं पानी के सिंचाई के लिए, वो है क्या बात हमने की। आपने कहा पानी पौधे की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है और कोई भी पौधा या फसल नहीं हो सकती है यदि उनके पास किसी न किसी रूप में पानी नहीं है। इस प्रकार फसलों और पौधों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समय पर पानी की आपूर्ति करना महत्वपूर्ण है। पौधों को पानी की आपूर्ति विभिन्न जल संसाधनों से होती है। उदाहरण के लिए आपने कहा क्या है, कुएं हैं, तालाब है, झीलें और नहरें हैं। आपने कहा ये वाटर बॉडीज हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। एक बार पढ़िए, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा, एक बार जस्ट आपको रीड करना है। चलिए, अब आते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ इरिगेशन। जैसे कि हमने अभी बात की है कि टाइप्स ऑफ इरिगेशन में 2 टाइप हमारे पास आते हैं, ट्रेडिशनल मेथड आते हैं और मॉडर्न मेथड्स आते हैं।
अब ट्रेडिशनल मेथड में आप देखते हैं जैसे कि सबसे पहले तो ट्रेडिशनल मेथड में आपने कहा नेचुरल मेथड को चूज़ किया जाता है रेन वाटर पे, ठीक है। सेकंड हमने कहा हमारे घरों में जो पारंपरिक तरीके हैं जैसे कि नहरें बनाई जाती हैं, जो खेत हैं जैसे जो प्लेन एरिया होते हैं और बीचों बीच यहाँ पे नहरें बनाई जाती हैं, बीच से यहाँ पे स्पेस बनाए जाते हैं कि जिससे कि हर एक खेत में पानी वहाँ पे डाला जा सके या छोड़ा जा सके। अगर खेतों में पानी नहीं डालना है तो आपने कहा वहाँ पर आप मिट्टी या किसी चीज़ से क्या बना सकते हैं, वहाँ पे बाउंड्री बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ मॉडर्न तरीके भी हमारे पास आते हैं सिंचाई के, ठीक है। जैसे कि हमने कहा स्प्रिंकलर सिस्टम अगर हम कहें या ड्रिप इरिगेशन हम यहाँ पे कहें तो नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो सिंचाई के माध्यम हैं वो अपनाए जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ये स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन क्या होता है और किन जगह पे ये अप्लाई किया जाता है। एक बार आप लोग भी घर से अपनी बुक जो है वो पढ़ करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।